प्यारे विद्यार्थियों, मैं अंकित सिंह गोलू अपने YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम लोग भौतिकी अर्थात फिजिक्स के संबंध में अध्ययन करने वाले हैं। फिजिक्स से संबंधित जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। 10वीं क्लास अर्थात 10th क्लास का जो पहला चैप्टर है फिजिक्स का, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन चैप्टर जो है, जिसको अंग्रेजी में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है, इसके संबंध में हम लोग एक वीडियो ला चुके हैं। इसका भाग 1 हम लोग पढ़ चुके हैं और भाग 1 में हम लोग प्रकाश क्या है, प्रकाश के प्रमुख गुण क्या है, प्रकाश की किरण किसको कहते हैं, इन सभी बिंदुओं के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त किए थे। आज के इस वीडियो में अर्थात प्रकाश के परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के पार्ट 2 भाग 2 में हम लोग प्रकाश के किरण पुंज के संबंध में अध्ययन करने वाले हैं कि प्रकाश का किरण पुंज क्या है, प्रकाश के किरण पुंज के कितने प्रकार होते हैं, अपसारी किरण पुंज क्या है, अभिसारी किरण पुंज क्या है, समांतर किरण पुंज क्या है। इसके अतिरिक्त हम लोग पारदर्शी, अपारदर्शी वस्तुओं के बारे में, परभासी, इन सब वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यदि आप प्रकाश के परिवर्तन के संबंध में पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से जा करके आप उस वीडियो को देख करके तब इस वीडियो को देखेंगे आप, तो आपको ज्यादा नॉलेज होगा। क्लास 10th प्रकाश का परिवर्तन जो पहला चैप्टर है फिजिक्स यानी कि भौतिकी का, जिसको अंग्रेजी में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है, और पहले चैप्टर का ये दूसरा भाग है। इसमें हम लोग प्रकाश के किरण पुंज यानी कि बीम ऑफ लाइट के बारे में स्टडी करने वाले हैं। बीम ऑफ लाइट के बारे में जो हम लोग स्टडी करेंगे अर्थात प्रकाश के किरण पुंज के बारे में जो हम लोग अध्ययन करेंगे, तो इसमें हम लोग जानेंगे कि प्रकाश का किरण पुंज है क्या। यहां पर इसका डिफिनीशन लिखे हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहा जाता है। तो प्रकाश का किरण पहले हम लोग जानते हैं कि प्रकाश का किरण क्या है। तो किसी भी प्रकाश के स्रोत से, जैसे सूर्य प्रकाश के स्रोत हैं, तो प्रकाश के स्रोत से प्रकाश की किरण जो आती है पारदर्शी माध्यम में, जिनसे प्रकाश पार हो पाता है उस माध्यम में, तो प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करती है। और प्रकाश जो सीधी रेखा में सामान्यतः गति करती है, तो उसी के गति पथ को प्रकाश का किरण कहा जाता है, जो हम लोग पीछे में पढ़ चुके हैं। और प्रकाश का किरण पुंज प्रकाश के किरणों के समूह को कहा जाता है। पुंज का मतलब होता है समूह। तो बहुत सारा प्रकाश का किरण जब हो जाएगा एक साथ, तो उसको प्रकाश का किरण पुंज कहा जाएगा। तो प्रकाश का किरण अलग चीज है और प्रकाश का किरण पुंज अलग चीज है। प्रकाश के किरण पुंज का मतलब हो गया प्रकाश के किरणों का समूह। जैसे आप एक विद्यार्थी हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप 10वीं के विद्यार्थी हैं, क्लास 10th में पढ़ाई करते हैं, तो आप एक स्टूडेंट हैं, क्लास 10th के स्टूडेंट हैं। लेकिन आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिल करके और क्लास यानी कि वर्ग का निर्माण करते हैं। एक समूह का, विद्यार्थियों के एक समूह का निर्माण करते हैं, जिसको समूह कहा जाता है, ग्रुप कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है, क्लास कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार बहुत सारा प्रकाश का किरण आपस में मिलकर प्रकाश के किरण पुंज का निर्माण करता है। तो ये चीजें आप समझ गए कि प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पर सन यानी कि सूर्य हो गए, जो प्रकाश के स्रोत है, इनसे प्रकाश उत्सर्जित हो सकता है। जब सूर्य से प्रकाश उत्सर्जित होगा तो पूरे पृथ्वी पर चारों तरफ, पूरे ब्रह्मांड में ये प्रकाश क्या होगा, फैलेगा। तो चारों दिशाओं में प्रकाश जब फैलेगा तो ये प्रकाश किरण के माध्यम से फैलेगा। तो बहुत सारे किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहेंगे। जैसे पिछले वीडियो में आप पढ़े थे कि यह एक प्रकाश का किरण है, यह एक प्रकाश का किरण है, यह सभी जो है प्रकाश का एक एक किरण है। लेकिन इन सभी को एक साथ, इन सभी को मिला करके एक साथ प्रकाश का किरण पुंज कहा जा सकता है। तो सिंपल है, प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहेंगे। आप इसको बहुत अच्छी तरीके से आप समझ चुके होंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं प्रकाश के किरण पुंज का प्रकार, टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट। तो जो प्रकाश का किरण पुंज होता है उसका कितना प्रकार होता है, तो यहां पर आप देख सकते हैं प्रकाश के किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, जो निम्न है। पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज
और तीसरा समांतर किरण पुंज। तो प्रकाश का जो किरण पुंज होगा उसका 3 प्रकार होगा। एक का नाम अपसारी किरण पुंज होगा, एक का नाम अभिसारी किरण पुंज होगा और एक का नाम समांतर किरण पुंज होगा। बारी बारी से अपसारी किरण पुंज को, अभिसारी किरण पुंज को और समांतर किरण पुंज को हम लोग समझेंगे, उसको परिभाषित करेंगे, उसके परिभाषा को लिखेंगे। आपको उस परिभाषा को याद करना होगा ताकि जब परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए तो वहां पर आप उत्तर दे पाए। अब यहां पर एक फिगर के माध्यम से पहले समझा देते हैं और इन फिगर को जहां पर आप परिभाषा लिखेंगे अपसारी किरण पुंज का, वहां पर इस फिगर को बनाएंगे। अभिसारी किरण पुंज का जो परिभाषा लिखेंगे वहां पर ये फिगर बनाएंगे और जो समांतर किरण पुंज का परिभाषा लिखेंगे उसमें आप ये फिगर बनाएंगे। तो पहले फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि अपसारी किरण पुंज होता क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है। तो जब किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें निकलकर भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाती है, चारों तरफ फैल जाती है, तो प्रकाश के किरणों के समूह को, इस प्रकार के प्रकाश के किरणों के समूह को अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। तो ये तो आपको बेसिक बात समझाने के उद्देश्य से बता दिया गया। इसको आप अलग अलग तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। प्रकाश की वैसी किरण पुंज जिसमें प्रकाश किसी बिंदु स्रोत से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है, उसे प्रकाश का अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ऐसे भी आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसका मतलब आप समझ गए कि कोई एक बिंदु स्रोत हो और उस बिंदु स्रोत से प्रकाश की बहुत सारी किरण भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाए तो उन किरणों के समूह को अपसारी किरण पुंज कहा जाएगा। जैसे एक बल्ब है, अब यहां पर एक बल्ब लगा है, विद्युत का बल्ब, तो यहां से जो प्रकाश उत्सर्जित होगा इस विद्युतीय बल्ब को विद्युत दे करके और इसको जलाने पर जब ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में बदलेगा और प्रकाश जब इससे निकलेगा तो प्रकाश कमरे में चारों तरफ फैल जाता है। प्रकाश की किरण उधर भी, उधर भी, उधर भी, उधर भी, उधर भी, एक ही जगह नहीं जाती है। अगर आप बल्ब को अपने छत के दीवार से बहुत नीचे तार करके और उसको लटकाए हैं तो वहां से प्रकाश जब करेगा तो दीवार को यानी कि ऊपर भी क्या करेगा, प्रकाशित करेगा। तो ऊपर भी प्रकाशित कर रहा है, इसका मतलब कि विभिन्न दिशाओं में, सभी दिशाओं में, चारों तरफ प्रकाश जा रहा है। तो प्रकाश का वो सारा किरण जो है कौन सा किरण कहलाएगा? अपसारी किरण पुंज कहलाएगा। अपसारी किरण पुंज इसलिए क्योंकि बहुत सारा किरण है। दूसरा यहां देखिए, अभिसारी किरण पुंज। विभिन्न दिशाओं से प्रकाश की किरणें आकर के किसी एक बिंदु पर मिले तो उसको हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। एक सिंपल व्यवहारिक उदाहरण आपको दे रहे हैं। मान के चलिए कि अंधेरा है और आप घर से निकले और पता चला कि घर के गेट के पास या घर से बाहर कहीं आपको सांप दिखाई दे दिया। उस स्थिति में आप जोर से आवाज दिए, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए टॉर्च लेकर के और सभी लोग सांप पर ऐसे टॉर्च चारों तरफ से जला रहे हैं और उस पर कोई वार कर रहा है, उसको मार रहा है। तो सारा जो किरण है प्रकाश का, इधर के टॉर्च का भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, बहुत सारा प्रकाश का किरण वहां पड़ा। तो भिन्न भिन्न दिशाओं से प्रकाश की किरण आकर के किसी एक बिंदु पर जहां सांप है वहां पर पड़ रही है। तो इस स्थिति में वो अभिसारी किरण पुंज होगा। ये तो एक व्यवहारिक उदाहरण था, वैज्ञानिक आधार पर भी इसको हम लोग समझ सकते हैं। कई ऐसे उदाहरण दैनिक जीवन में मिल सकते हैं जहां पर पाया जाएगा कि भिन्न भिन्न दिशाओं से प्रकाश आकर के किसी एक बिंदु पर मिल रहा है। तो कहीं भी ऐसी स्थिति दिखाई दे किसी भी प्रकाशीय उपकरण में या कहीं भी जहां पर भिन्न भिन्न दिशाओं से प्रकाश की बहुत सारी किरणें आकर के और एक निश्चित बिंदु पर मिले तो हम लोग कहेंगे कि ये अभिसारी किरण पुंज है। अब ये हम लोग जानते हैं कि समांतर किरण पुंज क्या है। तो समांतर किरण पुंज का अर्थ हो गया कि प्रकाश की
किरणों की वैसी समूह या प्रकाश की वैसी किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर दिशा में गमन करती है, गति करती है, उसे हम लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं या प्रकाश का समांतर किरण पुंज कहते हैं। समांतर दिशा में, जिधर ये उधर ये उधर ये उधर ये, आगे पीछे हो सकती है लेकिन दिशा समांतर होना चाहिए। तो ये आपने जाना अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। ये आपका अभिसारी हो गया, ये आपका अपसारी किरण पुंज हो गया और ये आपका समांतर किरण पुंज हो गया। अपसारी किरण पुंज में किसी एक बिंदु से प्रकाश उत्सर्जित होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है और प्रकाश की वे सभी किरण या किरणों का जो समूह है वो क्या कहलाएगा? अपसारी किरण पुंज। और ये मिलेगा तो अभिसारी किरण पुंज और ये समांतर। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका नोट्स बना सकते हैं, फिर इसके आगे की जानकारी हम आपको लिखवा रहे हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं प्रकाश के किरण पुंज के जो प्रकार होते हैं, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, इनके परिभाषा को। अपसारी किरण पुंज को हम लोग समझ चुके थे। प्रकाश की वैसी किरण पुंज जो किसी बिंदु स्रोत से निकल करके विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इसका फिगर भी हम आपको बनवाए थे कि ये कोई बिंदु स्रोत हो गया, जैसे सूर्य ही हो गए या बल्ब ही हो गया, इससे प्रकाश की किरण निकल के और सभी दिशाओं में ऐसे फैल जाएगी, तो ये कौन सी किरण पुंज हो गई? अपसारी किरण पुंज। ठीक उसी प्रकार से अभिसारी किरण पुंज, प्रकाश की वैसी किरण पुंज, कैसी किरण पुंज? वैसी किरण पुंज जो विभिन्न दिशाओं से आकर किसी बिंदु स्रोत पर मिलती है, जो अलग अलग दिशाओं से आकर के और किसी बिंदु स्रोत पर मिलती है। अगर इस परिभाषा से आपको असंतुष्टि मिले तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको असंतुष्टि मिले तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, प्रकाश की वैसी किरण पुंज, यहां जो के बदले आप जिसमें कर सकते हैं, जिसमें विभिन्न दिशाओं से प्रकाश की किरणें आकर किसी बिंदु स्रोत पर मिलती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो यहां से आप चाहें तो अपने सुविधा के हिसाब से इसको बदल कर दूसरे शब्दों में भी लिख सकते हैं, जैसे आपको समझ में आए, जैसे आपको संतुष्टि मिले। ठीक है, चलिए अब ये समांतर किरण पुंज, प्रकाश की वैसी किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर दिशा में गति करती है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। बहुत सारी प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर दिशा में आगे पीछे हो सकती है, लेकिन दिशा एक दूसरे के समांतर होना चाहिए, तो उसे हम लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो ये प्रकाश के किरण पुंज के जो 3 प्रकार होते हैं, उन तीनों प्रकार के परिभाषा है। तीनों प्रकार के परिभाषा अपने हिसाब से हम आपको लिखवा चुके हैं। तो ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, आप चाहें तो किसी अन्य तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये सब प्रकाश के किरण पुंज के प्रकार हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आगे के टॉपिक्स को हम लोग देखते हैं। अब आइए हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत अन्य टॉपिक जो है, जिसमें हम लोगों को पारदर्शी पदार्थ के बारे में, अपारदर्शी पदार्थ के बारे में और पारभासी पदार्थ के बारे में अध्ययन करना है। हम लोगों को ये जानना है कि पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है और पारभासी पदार्थ क्या होता है। तो बारी बारी से इस तीनों को हम लोग जानते हैं। सबसे पहले आते हैं पारदर्शी पदार्थ पर। तो पारदर्शी पदार्थ की परिभाषा पर जब हम लोग गौर करेंगे तो पाएंगे कि वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार कर जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो जो भी ऐसे पदार्थ होंगे जिनसे कि प्रकाश आर पार कर जाए, प्रकाश उनसे होकर गुजर जाए, प्रकाश आ सके जा सके, तो वैसे पदार्थों को पारदर्शी पदार्थ के अंतर्गत रखा गया है। उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं वायु, पानी, कांच, हीरा इत्यादि। तो ये सब पारदर्शी माना जाता है।
इनसे प्रकाश की किरण पार कर जाती है। ये अलग बात है कि तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो पाएंगे कि प्रकाश किसी से बहुत आसानी से पार कर जाता है, किसी से आसानी से पार करता है, लेकिन पार इन सभी से प्रकाश की किरणें कट जाती हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं वायु पर। वायु मतलब हवा। अब जैसे सड़क पर दो व्यक्तियों के बीच 20 मीटर 30 मीटर की दूरी है, रात का समय है, अंधेरा है, दोनों व्यक्तियों के बीच वायु है। हम जहाँ हैं वहाँ भी वायु है, आप जहाँ होंगे वहाँ पर भी वायु है। वायु में ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, अन्य भी बहुत सारे गैस होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मेथेन, बहुत सारे गैस पाए जाते हैं जिसमें किसी की मात्रा अधिक और किसी की मात्रा कम है। तो वायुमंडल में हम लोग पढ़ते हैं कि लगभग 78% नाइट्रोजन है, 21% करीब ऑक्सीजन है। ये दोनों मिला करके लगभग 99 यानी कि 99% हो जाता है। इससे भी प्रश्न बनते हैं कि वायुमंडल में या वायु में वायु गैसों का मिश्रण होता है, वायु में बहुत सारी गैस मिश्रित है, तो वायु यानी हवा भौतिक अवस्था तो गैस है, 9th क्लास में ही पढ़ना होता है, फिर 11th में भी पढ़ना होता है। लेकिन तत्व यौगिक और मिश्रण के आधार पर वायु मतलब वायुमंडल का वायु जिसमें बहुत सारी गैस आपस में मिश्रित है, तो उसको एक मिश्रण माना जाता है, बहुत सारे गैसों का मिश्रण। तो उसमें 99% सिर्फ दो गैस से मिला करके हैं, जिसमें 78% करीब नाइट्रोजन गैस है और करीब 21% जो है ऑक्सीजन गैस है, और भी बहुत सारी गैसें हैं। तो वायुमंडल में गैस है, दो व्यक्तियों के बीच में जब प्रकाश को भेजा जाएगा, प्रकाश को गुजारा जाएगा, तो वो प्रकाश एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब है कि वायु से होकर प्रकाश गुजर गया, पार कर गया। अगर वही ईंट का दीवार रहता तो इधर से जलाने पर उधर प्रकाश नहीं जा पाता, क्योंकि ईंट के दीवार से प्रकाश होकर नहीं गुजर पाता है। तो वायु जो है प्रकाश का पारदर्शी है, प्रकाश इनसे पार कर जाता है, यह पारदर्शी पदार्थ के अंतर्गत आएगा, इससे होकर प्रकाश पार कर जाएगा। पानी, अगर मान के चलिए कि एक बाल्टी में आप शुद्ध जल ले लिए, उसमें 5 का सिक्का 10 का सिक्का आप डाल दिए, या किसी दूसरे मटेरियल को, मेटल को या किसी अन्य पदार्थ को उसके भीतर डाल दिए। जब आप ऊपर से टॉर्च जलाइएगा तो देखिएगा कि पेंदी तक की चीजें आसानी से आपको दिखाई दे देती है। इसका मतलब कि पानी में भी प्रकाश की किरणें पार हो जाती है। यही चीजें आप दूध वगैरह में देखिएगा तो प्रकाश की किरणें आसानी से पार नहीं होती है, आसानी से आपको उसके पेंदी में कोई वस्तु डाल दीजिएगा तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन जल यानी कि पानी में दिखाई दे देता है। तो पानी भी जो है पारदर्शी पदार्थ है। कांच, अब जो बल्ब, विद्युतीय बल्ब जलता है तो बल्ब के ऊपर तो कांच होता है, और उस कांच से पार होकर ही तो रोशनी आपके कमरे में फैल पाता है। अगर वो कांच अपारदर्शी रहता, प्रकाश को अपने में से पार नहीं करने देता, तो प्रकाश की किरणें चारों तरफ फैलती नहीं बल्ब से। तो ये चीजें भी आप समझ गए कि पारदर्शी है। हीरा के संबंध में बहुत लोगों को संदेह रहता है कि हीरा पारदर्शी है कि अपारदर्शी है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों के माइंड में ये कॉन्सेप्ट सेट हो जाता है कि हीरा तो बहुत कठोर होता है। ये सही बात है कि हीरा बहुत कठोर है, हीरा कार्बन का अपरूप है। केमिस्ट्री में आपको विभिन्न तत्वों का नाम, संकेत, सूत्र याद करना है, पढ़ना है। उसमें से कार्बन भी एक तत्व है। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 होता है बाहर वाले कक्ष में। कार्बन का संकेत C होता है। कार्बन का परमाणु संख्या 6 है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन भी 6 होगा, प्रोटॉन भी 6 होगा। अब कार्बन जो है ये कई रूपों में प्रकृति में पाया जाता है, भिन्न भिन्न रूपों में पाया जाता है, बहुत सारे रूपों में पाया जाता है। हीरा के रूप में, ग्रेफाइट के रूप में, कोक के रूप में, चारकोल के रूप में। उसके अलावा बहुत सारे यौगिकों में कार्बन पाया जाता है। चीनी में भी कार्बन पाया जाता है, चीनी का यानी कि सुक्रोज का सूत्र होता है C12H22O11, उसमें भी कार्बन है। तो ये कार्बन का ही रूप होता है, कार्बन एक तत्व, उसी का रूप है हीरा। लेकिन हीरा फिजिक्स में 12th क्लास में आपको पढ़ना है कि हीरा प्रकाश
जब उस पर पड़ता है तो वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन को दर्शाता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन मतलब उसमें अंदर प्रकाश चला जाता है, उसके बावजूद वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन को दर्शाता है। तो इसलिए कई जगहों पर इसको पारदर्शी में, कई जगहों पर अपारदर्शी में रखा जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि हीरा जो है उसको पारदर्शी में लिया जा सकता है। हालांकि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत अच्छा से आप समझेंगे। ऐसे आगे हम आपको बताएंगे कि अपवर्तनांक उसी वस्तु का होता है जिनसे प्रकाश आर पार कर जाता है। तो जिस पदार्थ का अपवर्तनांक होगा इसका मतलब कि वो पारदर्शी है। तो आगे अपवर्तनांक टॉपिक को पढ़ेंगे तो वहां पर भी ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा विशेष है। अब अपारदर्शी पदार्थ के बारे में हम लोग जानते हैं। अपारदर्शी पदार्थ क्या है? तो वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार नहीं हो पाता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो जिनसे आर पार हो पाएगा उसको पारदर्शी, या जिनसे नहीं हो पाएगा उसको अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब जैसे लकड़ी है, अब लकड़ी का कोई तख्ता है, उसमें आप क्या करिएगा, प्रकाश डालिएगा तो तख्ते के दूसरे साइड प्रकाश नहीं जा पाएगा। पत्थर हो गया, लोहा हो गया इत्यादि, ये सब अपारदर्शी है, इनसे होकर प्रकाश की किरण आर पार नहीं कर पाएगा। प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं, प्रायोगिक बातें हैं, दैनिक जीवन में कई ऐसी परिघटनाएं आप देखे होंगे, उसके आधार पर भी आप समझ सकते हैं। तो ये सब अपारदर्शी पदार्थ हो गया। अब हम लोग आते हैं परभासी पदार्थ। ये थोड़ा सा अलग है, ट्रांसलूसेंट बॉडीज। इसमें हम देखेंगे कि वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का अंशतः भाग ही आर पार हो पाता है उसे परभासी पदार्थ कहते हैं। मतलब कि प्रकाश जितना आ रहा है, तो ये परभासी पदार्थ वैसे पदार्थ होते हैं जो पूरे प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देते हैं। अंशतः मतलब कुछ भाग जा पाता है, पूर्णतः नहीं है, यहाँ व्याख्या अंशतः लिखा गया है। अंशतः का मतलब कि कुछ हिस्सा प्रकाश का पार कर पाता है, प्रकाश का सभी हिस्सा आर पार नहीं कर पाता है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं दूध से प्रकाश का कुछ किरण पार कर पाता है और प्रकाश के कुछ किरणों को ये प्रकीर्णित कर देता है, चारों तरफ फैला देता है, क्योंकि दूध कोलाइड है, कुहासा भी कोलाइड है, धुआं भी कोलाइड की श्रेणी में आता है। और जहां पर कोलाइड पढ़ना है विलियन चैप्टर में, 9th क्लास में भी विलियन चैप्टर है, और विलियन में वास्तविक विलियन, निलंबन और कोलाइड 3 प्रकार पढ़ना होता है। 12th क्लास में भी विलियन का एक चैप्टर है, सेकेंड लेसन केमिस्ट्री के अंतर्गत, वहां पर भी विलियन को पढ़ना है। तो वहां पर भी विलियन के संबंध में राउल्ट वगैरह का नियम पढ़ना है, आदर्श विलियन, अनादर्श विलियन पढ़ना है। तो विलियन का वहां पर भी प्रकार पढ़ेंगे तो कोलाइड विलियन के बारे में जानकारी मिल पाता है, या अन्य कई जगहों पर भी कोलाइड विलियन के बारे में जानकारी मिल पाता है। तो कोलाइड के गुण में, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड जब हम लोग स्टडी करते हैं तो वहां पर मिलता है कि कोलाइड प्रकाश के किरणों को प्रकीर्णित कर देती है। कोलाइड जो होता है टेढ़ी मेढ़ी भी गति करती है, जिसको ब्राउनी गति कहते हैं। कोलाइड टिंडल प्रभाव को भी दर्शाती है। तो ये सब कोलाइड का गुण है। तो कोलाइड प्रकाश की किरणों को प्रकीर्णित कर देता है, इसलिए सभी प्रकाश की किरण उससे आर पार नहीं हो पाती है। तो ये दूध, कुहासा, धुआं, ये बटर पेपर हो गया, ये पेपर मतलब पत्र यानी कागज का पेपर ही होता है। घिसा हुआ कांच मतलब कांच, ये कांच ही है, शीशा है लेकिन इसको रगड़ दिया गया है, घिसा हुआ है। तो इन सभी चीजों से प्रकाश की किरणें आर पार नहीं हो पाती है, होती है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है, अंशतः रूप से प्रकाश की किरणें आर पार हो पाती है। तो ये जो है परभासी पदार्थ के अंतर्गत आता है, पारदर्शी पदार्थ के अंतर्गत नहीं आता है। तो अभी तक हम लोग इस चैप्टर में जो प्रकाश के परिवर्तन के संबंध में पहला भाग लेकर के आए थे, उसमें हम लोग पढ़े कि प्रकाश क्या है, प्रकाश के बहुत सारे गुणों के बारे में पढ़े, प्रकाश के किरण के बारे में पढ़े। और प्रकाश के परिवर्तन के इस दूसरे भाग में हम लोग प्रकाश के किरण पुंज, प्रकाश के किरण पुंज के प्रकार के अंतर्गत हम लोग अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, उसके बाद से आपने देखा कि हम लोग पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, उसके अलावा परभासी पदार्थ, इन सब चीज़ों को सीखे, जाने, समझने का प्रयास किए।
आगे के वीडियो में भी हम लोग अलग से टॉपिक इसी चैप्टर का लेकर के आएंगे, उसको भी पढ़ेंगे, सीखेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि प्रतिदिन आपके सामने एक वीडियो अवश्य लाया जाए। अब इसमें आगे चल के हम 3 दिन फिजिक्स का वीडियो लाएंगे और 3 दिन केमिस्ट्री का वीडियो लाएंगे। फिर कुछ समय और बीत जाएगा तो कोशिश हमारी रहेगी कि बायो का भी वीडियो आप स्टूडेंट्स के बीच लाया जाए, ताकि आप घर पे बैठ करके अपनी तैयारी को एक गति दे पाए, बेहतर तैयारी आप कर पाए। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। इस वीडियो का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका नोट्स बना सकते हैं, इसका रिवीजन कर सकते हैं। और आपको हम ये एक बात और बता दें कि ये जो भी चीज़ें आपके सिलेबस के संदर्भ में है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, कहीं से भी प्रश्न हो सकता है, इसलिए सभी बिंदुओं को पढ़े समझे। लिखवाने के लिए तो जितना टाइम का वीडियो है उसके आधे टाइम में ही लिखवा दिया जाता, लेकिन 10th क्लास के स्टूडेंट हैं आप, और 10th क्लास की लेवल को ध्यान में रखते हुए और कितना समझाना पड़ेगा उस हिसाब से वीडियो को हम लेकर के चले हैं, समझाते हुए स्लो मोशन में। तो उसके बावजूद भी अगर किसी का बेसिक कमजोर होगा तो वीडियो को 2 बार 3 बार देखेगा। और आप सभी से निवेदन है कि चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और उसके बगल में जो बेल आइकन आएगा तो बेल आइकन को भी दबाएं और ऑल पर क्लिक करें, ताकि हमारा सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और जो भी स्टूडेंट्स आपके दोस्त साथी हैं उनमें भी वीडियो को शेयर करें ज़्यादा।